अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। हाँ बेटा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर यानी अगर आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है तो उसके मदद से आप दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते थे कि उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद उसके जो डिफरेंट केसेस डिफाइन किए थे कि अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेट्स सपोज एम की फॉर्म में है तो जो एम की वैल्यूज़ हैं अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो तो उसमें क्या होगा उस केस में, और इसी तरह अगर वो रिपीटेड वैल्यूज़ हो यानी इक्वल हो तो फिर क्या होगा, और इसी तरह थर्ड वन के अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ आ गए तो फिर उसमें क्या ऑप्शन बन सकता है। तो उसी को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो हमने होमोजेनियस सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि नॉन होम सेम उसी तरह से जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आप नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करेंगे, इस फॉर्म में आएंगे। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या आएगा। जनरल सॉल्यूशन इसका इस फॉर्म में आना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और इस तरह वाई पी क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब वाई सी की वैल्यू क्या होती है, वाई सी की वैल्यू यानी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। वाई सी आप फाइंड आउट करेंगे कि जो इस इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस पार्ट होगा उसको आप सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या वाई सी, वैल्यू ऑफ वाई सी। और वाई पी की वैल्यू यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल वो वैल्यू हम देखते हैं कि वो हम इसमें उस मेथड डिफाइन करते हैं कि वो वाई पी की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली वाई पी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं। उसके लिए आपने एक मेथड डिफाइन किया है जिसको आप कहते हैं कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स क्या है? सबसे पहले कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स कैन ओनली बी यूज्ड टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसके बेसिकली क्या हो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो। अब इसमें जो इनपुट वैल्यू है वो बहुत डिपेंड कर रही है या वो बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है ये मेथड। इनपुट वैल्यू क्या है कि यानी जो आपके पास, चूंकि आप नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ले रहे हैं तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में क्या है कि राइट साइड जो होगी वो कोई फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी राइट साइड ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर राइट साइड ज़ीरो नहीं होगी तो फिर जो आपके पास कोई उसमें जो फंक्शन होगा वो जो फंक्शन की शेप होगी वो उसमें डिपेंड कर रही है सारी चीज़ें। आप देखेंगे वो फंक्शन किस किस तरह का हो सकता है, या तो वो कोई कांस्टेंट फंक्शन के की फॉर्म में हो गया, या वो कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, या वो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं कि कोई भी हो सकता है, वो जस्ट साइन और कॉस की फॉर्म, साइन ऑफ एक्स या कॉस ऑफ एक्स की फॉर्म में, या उसमें क्या हो सकता है ये जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं चारों, इनका सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर इस फॉर्म में वो राइट साइड वाला फंक्शन नहीं होगा तो फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन आ गया, या 1/x की फॉर्म में, या tan ऑफ एक्स की फॉर्म में, बिकॉज साइन और कॉस हमने डिफाइन किया है ना, तो tan एक्स की फॉर्म में आ गई, या साइन इनवर्स ही आ गई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर आप वो ये मेथड अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेथड है क्या, यानी मेथड में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो वो किस तरह नंबर ऑफ स्टेप्स की मदद से आप उसको इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिटरमिन करते हैं कि इनपुट फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वाई पी की वैल्यू सपोज करते हैं जी ऑफ एक्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग। वो हम नेक्स्ट अभी फर्दर डिफाइन करते हैं कि उसके लिए जनरल फॉर्म क्या होंगे। और उसके बाद थर्ड वन क्या है कि आप उसमें सब यानी ये जो वाई पी की वैल्यू है ये आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी इस वाई पी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो आपके पास जो बेसिकली अननोन कोएफिशिएंट्स होंगे उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, और ये आप बेसिकली इसकी मदद से
पर्टिकुलर इंटीग्रल या वाई पी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप जो अब यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यूज पुट करेंगे, वाई सी और वाई पी को एड अप कर लेंगे तो आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शन जी ऑफ एक्स, बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यस मेनली बहुत हद तक ये डिपेंड कर रहा है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पे, यानी जो आपके पास फंक्शन है राइट साइड पे आना उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो उसमें फिर फर्दर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो क्या जी ऑफ एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए। या डेरिवेटिव्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल्स आर अगेन द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस। इस तरह द एक्सप्रेशन हैज टू बी आइडेंटिकली इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, यानी इस फॉर्म में होना इस तरह से यानी मेन चीज़ है कि आपने वाई पी के गैस कैलकुलेट करना है, तो उसकी मदद से आप वो जी ऑफ एक्स की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो उसके लिए किस फॉर्म में हो सकते हैं, या इसमें क्वेश्चन है कुछ गिवन है कि फर्दर आप देखें ट्रायल पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी अगर आपके पास फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या वाई ऑफ पी क्या चूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास जो जी ऑफ एक्स है के ई पावर गैमा एक्स की फॉर्म में गिवन हो, तो आप वाई पी की वैल्यू सपोज करेंगे कि ए ई रेस टू पावर गैमा एक्स। इसी तरह के एक्स एन की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन हो तो और एन की वैल्यू लेट्स सपोज 0 1 2 अप टू सो ऑन है, तो इसी तरह आप उसका वाई भी सपोज करेंगे ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के अप टू सो ऑन। और इसी तरह से अगर आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू के कॉस ओमेगा एक्स या के साइन ओमेगा एक्स गिवन है, तो यानी उन दोनों में से कोई एक भी गिवन है तो आप इस फॉर्म में उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और इसी तरह से अगर के ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स और यानी इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन उसके साथ भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फिर ये वैल्यूज आप चूज़ करके तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें इसकी हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास वन है कोई फंक्शन, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप वाई पी की वैल्यू ए लेंगे। अगर 5x प्लस 7 है तो ये एक्स प्लस बी लेंगे। अगर एक्स क्यूब की फॉर्म है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इसी तरह साइन ऑफ 4x है तो ए साइन ऑफ 4x प्लस बी कॉस ऑफ 4x। इस तरह से कॉस ऑफ 4x है तो ए साइन ऑफ 4x प्लस बी कॉस ऑफ 4x। इस तरह इस पर 5x है तो यानी ए ई रेज़ पर 5x। इस तरह से एक्स स्क्वायर ई रेज़ पर 5x है तो एक्स स्क्वायर के लिए यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम उस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस गिवन है। अब अगर इसमें एक और केस पे आ जा सकता है कि अगर जी ऑफ एक्स किसी सम के इक्वल है, यानी सेम उसी तरह से फंक्शन है लेकिन उनका सम है जी वन ऑफ एक्स जी टू ऑफ एक्स अप टू जी एम ऑफ एक्स, इनके सम की फॉर्म में गिवन है, तो फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली जो कोरिस्पॉन्डिंग जी वन जी टू जी आईज होंगे उनके सम की इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम इसको। अब देखें कि सॉल्व द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल बाय यूजिंग द अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स मेथड। अब आप देखें कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब आप इसका दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और दूसरा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इसका होमोजेनियस पार्ट लेंगे, यानी राइट साइड आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। होमोजेनियस पार्ट लिया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आपने यानी y इज इक्वल टू रेज़ टू पावर एम एक्स अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और यहाँ से आपके पास m की वैल्यूज आ गई वो प्लस माइनस 2 आयोटा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया, और इसको आप कहेंगे दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, पर अब आपको पता है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप क्या करते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी वाई पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है सेकंड ऑर्डर है, यानी वाई डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अगर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो मीन्स यहाँ पे इसका वाई पी का डबल डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करें, तो वो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव और वाई पी की वैल्यू जो है वो इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें।
इसमें ये आपके पास पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। इसको फर्दर देखें, कंपेयर करें दोनों साइड पे वैल्यूज को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स जो होते हैं दोनों साइड पे कंपेयर करें। अगर एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है तो 4a विल बी इक्वल टू 8, और इस तरह से एक्स की वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो 4b विल बी इक्वल टू 0, और कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस 4c विल बी इक्वल टू 0। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ए बी और सी के लिए, तो आपके पास ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई। वो जो वाई पी आपने सपोज किया था उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो विल हैव द 2x स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में आंसर वाई पी की वैल्यू आ गई। ये आप इस जनरल सोल्यूशन की जो फॉर्म है y इज इक्वल टू वाई सी वाई प्लस वाई पी, इसमें पुट करेंगे तो विल हैव द फाइनल आंसर, यानी आपके पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया। सेम उसी तरह से एक और एग्जांपल गिवन है, उसको आपने सॉल्व किया हुआ है। अब देखें कि अगर आपके पास वाई पी और वाई सी यानी पर्टिकुलर इंटेग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इन दोनों में कोई डुप्लीकेशन आ जाए, यानी जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो ऐसा हो कि जिसमें वो वाई पी की सब्स्टिट्यूशन उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे कि उसमें फर्दर चॉइसेस देखेंगे, क्या आप चूज कर सकते हैं। और अब देखें एग्जांपल देखते हैं, उसकी मदद से आपको आइडिया हो जाएगा तो किस तरह से इसको। अब देखें कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि इसका आप होमोजेनियस फॉर्म बनाएं, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, ये बन गई। इसके मदद से एम की वैल्यूज़ आ गई, एम की वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो आपके पास बेसिकली इस फॉर्म में वाई सी की वैल्यू आ गई, c1 e raised to power x और c2 e raised to power 4x। तो अब आप देखेंगे जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 8 e raised to power x। तो इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो तो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी a e raised to power x की फॉर्म में होना चाहिए ना। तो आप a e raised to power x पुट करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे लेफ्ट साइड 0 आ गई, तो इट मीन्स कि हमने कोई रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन की है, बिकॉज यहाँ पे e raised to power x है तो e raised to power x ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद है। हम कोई नई सब्स्टिट्यूशन करें जिससे आपके पास इसका आंसर करेक्ट हो जाए, तो हम एक नई सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि वाई पी की वैल्यू ax e raised to power x पुट करते हैं। अगर ये पुट करेंगे तो यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, सारी इक्वेशन पुट करें तो ये पुट करने के आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो वाई की वैल्यू बेसिकली बन गई, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बन गई -8/3 x e raised to power x। तो ये वाई पी और वाई सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। इस तरह एग्जाम्पल एक और है, ये इक्वेशन गिवन है, इसका एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बनाई, e raised to power mx पुट किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यानी रियल और डिस्टिंक्ट, इसका आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। अब देखें वाई पी की वैल्यू फिर आपने उसी तरह से सपोज की, लेकिन अजम्पशन फेल हो गई, फिर आपने ए एक्स e raised to power x पुट किया तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी इक्वेशंस हैं तो उनकी कांस्टेंट्स वैल्यूज पुट करें, यानी अजम्पशंस जो हैं अगर वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर आप कोई नई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हायर ऑर्डर पॉइंट ये कि जो आपके पास मेथड आपने डिफाइन किया है अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स वाला, ये आप हायर ऑर्डर इक्वेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस फॉर्म में हायर ऑर्डर इक्वेशन मौजूद है, इसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी इसमें बस कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होने चाहिए। इट मींस द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट जी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर काइंड ऑफ फंक्शन एज डिस्कस कर लिया। और इसमें एक और कंडीशन ज़ाहिर सी बात है वो तो लाजमी तौर पर मौजूद है कि जो आपके पास राइट साइड वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो उसकी वैल्यू इस फॉर्म में होनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो उसकी सब्स्टिट्यूशंस आपको आती हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो सेम उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, उसको सॉल्व करें तो फर्दर, और इसी तरह से इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल सपोज करें
यानी जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा यानी ई रेस्ट पावर एक्स के लिए ए ई की पावर ए ई रेस्ट पावर एक्स, और कॉस एक्स के लिए कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके वाई पी की वैल्यू आ गई, तो इससे आप वाई सी और वाई की पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो विल हैव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमने बेसिकली आज क्या पढ़ा कि सबसे पहले यानी एक ही बेसिकली मेथड पढ़ा है कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स क्या होता है, तो और किन किन इक्वेशंस पे अप्लाई होता है और क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी सारी हमने आज डिस्कस की। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो नेक्स्ट इसी यहीं से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।